हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आज मैं आप सभी को क्लास 11th हिस्ट्री से जो आपका 6th चैप्टर है डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल, इसकी इजी एक्सप्लेनेशन करवाने वाला हूं। और फ्री पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे दे ही दिए जाते हैं, आपको पता है। 2025-26 सेशन के स्टूडेंट्स के लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो इंडिजीनियस पीपल वो लोग होते हैं जो किसी भी जगह पर रहने वाले एक मूल निवासी हैं, यानी कि जिस जगह पे वो बहुत पुराने समय से रह रहे हैं, ठीक है। वो नए नहीं है उस जगह पे, उनके फोर फादर्स बहुत ज्यादा पुराने समय से वहां पे रह रहे हैं। सो अब ये हमारा जो पूरा चैप्टर है ये बताएगा कि कुछ कुछ ऐसी जगहें हैं जहां से इंडिजीनियस लोगों को निकालने की कोशिश की गई, भगाने की कोशिश की गई। सबसे पहला टॉपिक है हमारा यूरोपियन सेटलमेंट्स एंड नेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब आइए इसको समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। यूरोपियन सेटलमेंट्स और नेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या है। देखो, 1700s के टाइम से ही जो यूरोपियन थे, स्पेन के हो या पोर्चुगल के हो, इंग्लैंड के हो, फ्रांस के हो या हॉलैंड के हो, ये क्या करते थे, नई नई जगहों पर जाने लग रहे थे। यानी कि एक जो 1700s का टाइम था, ये यूरोपियंस इधर उधर जाते थे। जैसे कि नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, सेंट्रल अमेरिका हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। और धीरे धीरे जब ये वहां पे जाते थे तो ये वहां पे रहने भी लग रहे थे, ठीक है। स्लोली स्लोली ये वहां पे जाते हैं, वहां के पूरे लोगों को समझते हैं, फिर वहीं पे रहना भी शुरू कर देते हैं। अब आगे क्या होता है जी, देखो, ये जो जगहें थी ना, इन जगहों पे कंट्रोल करना शुरू कर दिया फिर इन लोगों ने, जहां पे ये जाते थे, ठीक है। और हुआ क्या, जब और ज्यादा यूरोपियंस आए तो वहां के जो नेटिव लोग ऑलरेडी रह रहे थे, देखो ये तो नई जगहों पर जाते थे ना, अब नई जगह पर कोई तो पहले से भी रहता होगा वहां पे। ये उन लोगों को वहां से पुश कर देते थे कि यहाँ से जाओ, अब यहाँ पे हम रहेंगे। और धीरे धीरे क्या हुआ, लेटर दीज प्लेसेस बिकेम फ्री एंड बिकेम न्यू कंट्रीज, और बाद में यही जगहें आगे चलकर नए देश भी बने हैं बहुत सारे, जो मैं अब आपको आगे बताने वाला हूँ। आपको इंट्रोडक्शन से इतना तो समझ आ रहा होगा कि ये सारा जो चैप्टर है ये इंडिजीनियस लोगों के ऊपर है। कितने ज्यादा वो लोग बेचारे परेशान थे जब यूरोपियंस लोगों ने उनको एक्सप्लॉइट किया था। अब 1800s का जब टाइम आया और 1900s का जब टाइम आया, बहुत सारे लोग थे एशिया के, लाइक चाइना एंड इंडिया ऑल्सो मूव टू दिस कॉलोनीज। बहुत सारे लोग इंडिया और चाइना से भी इन कॉलोनीज में आने लगे। आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं, मोस्ट पीपल इन दीज कंट्रीज आर ऑफ यूरोपियन और एशियन ओरिजिन एंड वेरी फ्यू नेटिव पीपल आर लेफ्ट। अब इन्हीं जगहों पर ज्यादातर या तो आपको एशियन लोग मिलेंगे या आपको यूरोपियन लोग रहते हुए मिलेंगे। जो ओरिजिनल वहां के नेटिव पीपल हैं, जो वहां के असली लोग हैं, वो अब नहीं मिलते देखने को, क्योंकि उन लोगों को धीरे धीरे डिस्प्लेस कर दिया गया है, उन्हीं की जगह से, उन्हीं के मदरलैंड से उनको डिस्प्लेस किया गया है। ओके, नेटिव पीपल आर हार्डली सीन इन बिग सिटीज नाउ। अब आप बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, हार्डली ही ऐसा होगा कि भाई आपको कोई नेटिव लोग दिख जाए, अदरवाइज नहीं दिखते भाई, ठीक है। एंड मैनी पीपल नो लॉन्गर रिमेंबर देयर हिस्ट्री, और लोगों को उनकी हिस्ट्री भी नहीं मालूम आज की डेट में। ना तो लोग उनको जानते हैं, ना उनके इतिहास को याद रखते हैं, और ना ही बड़े शहरों में इंडिजीनियस लोग आज की डेट में देखने को मिलते हैं। कुल मिला के अगर किसी के साथ ट्रेजेडी हुई है, किसी के साथ बुरा हुआ है, तो वो हुआ है इंडिजीनियस लोगों के साथ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेम्स ऑफ प्लेसेस। अब मैं आपको कुछ ऐसी जगहों के नाम बताऊंगा जो कि आपको जान के बहुत हैरानी होगी। तो आइए देखते हैं। बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे टाउन्स हैं, बहुत सारी सिटीज हैं इन देशों में जहां पर नेटिव नाम का यूज होता है। जैसे यूएसए के अंदर ओहियो, मिसिसिपी रिवर, सियाटल, ये सब क्या है, कोई रिवर का नाम है, कोई जगह का नाम है। कनाडा के अंदर सस्कैचुअन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वोलोंग एंड पैरामाटा, ये सारे नेटिव नेम्स हैं, नेटिव लोगों के डिक्शनरी से आने वाले वर्ड्स हैं जो कि पहले इनको नहीं पता थे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेटिव पीपल्स इन हिस्ट्री। अब मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के और गहराई में लेकर चलूंगा, आपको पता चलेगा कि हमारे हिस्ट्री में इनका रिप्रेजेंटेशन कैसा है,
कितना हम इन लोगों को याद रख पाते हैं। तो चलिए देखते हैं। अंटिल द मिड 1900s के मिड से पहले पहले तो आप मान के चलो हिस्ट्री की जो बुक्स होती थी अमेरिका के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो वो तो ये बताते थे कि यूरोपियन लोगों ने इन जगहों को डिस्कवर किया है। मतलब नेटिव लोगों को वो कुछ बताते ही नहीं थे, जो हिस्टोरियंस होते थे ज्यादातर। एंड दे डिड नॉट टॉक मच अबाउट द नेटिव पीपल और देयर कल्चर। तो 1900s के मिड के पहली पहली जितनी भी हिस्ट्री आप पढ़ते हो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस को हीरो दिखाया जाता है और नेटिव लोगों को ऐसा दिखाया जाता है कि जैसे कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है, नेटिव लोगों का तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे, समझ रहे हो, ना ही उनके कल्चर की बात होती है हिस्ट्री में। सो नेटिव पीपल वर ऑफन शोन एज अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल टुवर्ड यूरोपियंस। पता है उनको ऐसा विलेन दिखाया जाता है जैसे कि आप मान के चलो कि वो बहुत हॉस्टाइल हैं, अनफ्रेंडली हैं, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते, बहुत ही अजीब हैं, ऐसा उनको दिखाने की कोशिश की जाती है। अब आगे अगर हम बढ़ें, बाय द 1960s ये जब टाइम पीरियड आया, सो नेटिव पीपल स्टार्टेड शेयरिंग देयर ओन स्टोरीज थ्रू स्पोकन हिस्ट्री। सो हिस्ट्री का एक पार्ट ओरल भी होता है, एक पार्ट रिटन भी होता है, दोनों ही हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। ओरल हिस्ट्री का मतलब है आप बोलकर अपने बारे में अपना इतिहास चीख चीख कर लोगों को बता रहे हो कि भाई हम नेटिव लोग हैं, हमारा एक कल्चर है। ओके, उन्होंने अपनी कहानियां लोगों को सुनाना शुरू किया ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई इनका भी कोई कल्चर है। आज की डेट में अगर आप म्यूजियम्स में जाओगे तो आपको इन नेटिव लोगों का आर्ट देखने को मिलेगा, इनकी स्टोरीज देखने को मिलेंगी और इनके जीने का तरीका। म्यूजियम्स में सब चीजें लगी हुई हैं, आर्टिफैक्ट्स, इनके कपड़ों से लेकर इनके बर्तन से लेकर एक एक चीज आपको म्यूजियम्स में देखने को मिलेगी। वन एग्जाम्पल इज द नेशनल म्यूजियम ऑफ द अमेरिकन इंडियन इन द यूएसए। यूएसए के अंदर ही आपको एक बहुत ही तगड़ा म्यूजियम देखने को मिल जाएगा। उधर नेटिव लोगों से रिलेटेड बहुत सारा सामान है। और देखो आप अंदर से म्यूजियम ऐसा दिखता है, वहां उनके कपड़े कैसे होते थे, क्या वो टूल्स यूज करते थे, पैरों में क्या पहनते थे, सर पे क्या पहनते थे, आई मीन हर चीज आप कवर कर लो, ठीक है, यहाँ पे जाके आपको सब दिखेगा। यूरोपियन इंपीरियलिज्म एंड एक्सपेंशन। तो आपको पता है कि यूरोपियंस लोग कितने इंपीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी रखते थे, मींस दूसरों को अपना गुलाम बनाना, दूसरों के रिसोर्सेस के ऊपर कब्जा करना, उसको एक्सप्लॉइट करना। आफ्टर द 1600s यूरोपियन कंट्रीज लाइक इंग्लैंड, फ्रांस एंड होलैंड started exploring and creating colonies in अमेरिका, अफ्रीका एंड एशिया। हुआ क्या, 1600s के बाद फ्रेंच लोग थे, ब्रिटिशर्स थे, हॉलैंड वाले थे, ये नई नई जगहों पर जाते थे और उधर अपनी कॉलोनीज बनाने लग रहे थे। कॉलोनीज का मतलब ही यही होता है आप वहां के देश के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हो, लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल कर रहे हो, उनको अपना गुलाम बना रहे हो। अफ्रीका में हुआ, इंडिया में भी हुआ, इंडोनेशिया में भी हुआ। तो इस तरीके से अमेरिका, अफ्रीका और एशिया को इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाना शुरू किया। किन्होंने, यूरोपियंस लोगों ने, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं ये जो कॉलोनाइजेशन चल रहा था, कॉलोनाइजेशन आप समझो ना, इसमें है क्या, इसका मतलब मेनली वो लोग फायदा चाहते थे, ठीक है, बट यूरोपियंस कंट्रोल्ड ईच रीजन डिफरेंटली, पर हर जगह का कंट्रोल अलग था। जैसे मैं आपको इंडिया की बात बताता हूँ, ठीक है, हम इंडियन है तो इंडिया की बात पहले करेंगे। सो इंडिया में क्या था, इंडिया है हमारा साउथ एशिया में पड़ता है। द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आपने बचपन में इतना तो पढ़ा होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही तो थी ना जो यहाँ पे सबसे पहले आई थी, जो पॉलिटिकल कंट्रोल लेती है अपने हाथ में। सो वो करते क्या थे, यहाँ पे टैक्स लेने लगते थे यहाँ के किसानों से, ठीक है, एंड यूज लोकल किंग्स, और लोकल राजाओं को और ऑफिशियल्स को ही यूज करते थे एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। समझ आ रहा है, हमारे ही लोगों से टैक्स लेते थे, हमारे ही लोगों से काम करवाते थे। जब वो यहाँ पे आए उन्होंने रेलवेज बनवाए, माइंस वगैरह खुलवाई जिससे कि मिनरल्स मिले, और प्लांटेशंस वगैरह लगवाई, चाहे चाय की हो, कॉफी की हो, ठीक है, और ट्रेड ज्यादा से ज्यादा किया और पैसा ज्यादा से ज्यादा बनाया। अब अफ्रीका की बात करूं तो यूरोपियन लोग सबसे पहले आए कोस्टल एरियाज में, सिर्फ साउथ अफ्रीका में, ठीक है, ओनली इन साउथ अफ्रीका डिड दे गो इनलैंड अर्ली। मतलब कोस्टल एरियाज में आए सबसे पहले, साउथ अफ्रीका में इनका ज्यादा इंटरेस्ट था, और लेट 1800s तक आते आते
जो यूरोपियंस थे वो फाइनली डिवाइडेड द होल ऑफ अफ्रीका इनटू कॉलोनीज। उन्होंने फिर पूरे अफ्रीका को अलग अलग कॉलोनीज में डिवाइड कर दिया। सो अफ्रीका को इन्होंने गुलाम बनाया, इंडिया को भी इन्होंने अपना गुलाम बनाया अलग अलग तरीके से। अब यहाँ पे अगला टॉपिक है हमारा सेटलर कॉलोनीज। सेटलर क्या होता है, सेटलर का मतलब क्या होता है, सेटलर कॉलोनीज किसे कहते हैं, ये आपको इस टॉपिक के अंदर समझ में आएगा। देखो भाई, सेटलर वर्ड का मतलब क्या है, अ सेटलर इज अ यूरोपियन, ठीक है, एक यूरोपियन बंदा हु मूव्ड टू अ कॉलोनी एंड लिव्ड देयर परमानेंटली, सेटल ही हो गया। पहले तो किसी देश को गुलाम बनाओ और आप एक यूरोपियन हो, आप जाकर फिर वहां पर परमानेंटली रहने लग जाओ, इसी को हम कहते हैं सेटलर, मींस वहीं पे सेटल हो जाना। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं सेटलर्स के। जो डच लोग होते थे नीदरलैंड के, वो क्या करते हैं, साउथ अफ्रीका में ही परमानेंटली सेटल हो जाते हैं। जो ब्रिटिशर्स थे वो आयरलैंड में सेटल हो गए, न्यूजीलैंड में सेटल हो गए, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो गए, और इसके अलावा अमेरिका में भी बहुत सारे यूरोपियन सेटल हो गए। सो इन सबको हम सेटलर्स कहेंगे, जो वहीं सेटल ही हो गए, जाके रहने ही लग गए। समझ रहे हो आप, कॉलोनीज में गए और वहीं के हो गए। सो इसको हम कहते हैं सेटलर। अब ज्यादातर जो कॉलोनीज होती थी जहां पे इन्होंने कब्जा कर रखा था, वहां पे इंग्लिश मेन ऑफिशियल लैंग्वेज होती थी, एंड फ्रेंच अगर मैं आपको बताऊं ये भी साथ साथ चलती थी। और कनाडा के बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां आज भी फ्रेंच में बातचीत लोग करते हैं, जस्ट बिकॉज वहां पे एक टाइम पे ये यूरोपियंस जाते थे, उनकी कॉलोनीज थी। सो उनकी लैंग्वेज अगर फ्रेंच रही होगी तो उनको भी फ्रेंच आने लग गई थी उस टाइम पे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका आपने मैप में देखे होंगे। मैं यहाँ पे केवल और केवल अभी नॉर्थ अमेरिका की बात करूंगा, आपको बताऊंगा कि नॉर्थ अमेरिका में हुआ क्या था। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के जियोग्राफिकल फीचर्स आपको बताऊंगा, वहां की ज्योग्राफी कैसी है। नॉर्थ अमेरिका स्ट्रेचेस फ्रॉम द कोल्ड आर्कटिक इन द नॉर्थ। नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ में आर्कटिक वाला एरिया है जो बहुत ठंडा है, टू द वार्म ट्रॉपिकल एरियाज नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहां से जाता है कर्क रेखा, वहां तक अमेरिका का ये नॉर्थ वाला एरिया है, और वो एरिया थोड़ा गर्म है। ठीक है, इसके अलावा नॉर्थ अमेरिका में अलग अलग क्लाइमेट आपको देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं पे तो जमी हुई जगहें हैं बर्फ से, और कहीं कहीं पे डेजर्ट्स भी हैं, कहीं कहीं पे फॉरेस्ट भी हैं। सो नॉर्थ अमेरिका हम कह सकते हैं बहुत ही डाइवर्स एरिया है, डाइवर्सिटी वाला एरिया है। ठीक है, ये आप समझो। यहां से मैं आपको बताता हूं, देखो ये जो इसका टॉप वाला एरिया ये बहुत ठंडा है, यहाँ पे आर्कटिक साइड वाला। इसका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का एरिया है, दिस वन, यहाँ पे गर्मी बहुत पड़ती है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, यहाँ पे आपको गर्म जगहें मिलेंगी, आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, आपको ठंडे एरियाज भी मिलेंगे, आपको साउथ में जंगल भी मिलेंगे। ठीक है, सो नॉर्थ अमेरिका अपने आप में बहुत ही स्पेशल है। आगे बढ़ते हैं अब हम। मेजर लैंड एरियाज मैं आपको बताता हूँ नॉर्थ अमेरिका में मेन मेन जगहें कहाँ पर हैं। वेस्ट साइड में है, रॉकी माउंटेन है। ठीक है, वेस्ट साइड में आप जाओगे ऐसे इस तरीके के माउंटेन्स बने हुए हैं, बहुत शानदार बहुत सुंदर माउंटेन्स हैं। फर्दर अगर आप आगे जाओगे तो आपको डेजर्ट्स भी मिलेंगे, एरिजोना एंड नेवेदा नाम से। डेजर्ट्स ऑफ एरिजोना एंड नेवेदास कुछ इस तरीके से दिखते हैं, डेजर्ट्स। ठीक है, फिर अगर आप जाओगे सियारा नेवेदा माउंटेन रेंज मिल जाएगी आपको कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये वहां के मैं आपको मेजर वेस्ट साइड के एरियाज बता रहा हूं। अभी मैं वेस्ट में क्या क्या है। अब ईस्ट साइड में देखो क्या है, द ग्रेट प्लेन्स आर लार्ज फ्लैट लैंड्स गुड फॉर फार्मिंग। देखो ग्रेट प्लेन्स, आपको ईस्ट साइड में प्लेन एरिया ज्यादा देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे बड़ी बड़ी झीलें भी हैं और रिवर्स भी हैं, जैसे मिसिसिपी और ओहियो रिवर। ठीक है, ग्रेट लेक्स, देखो इतनी बड़ी बड़ी झीलें हैं, और मिसिसिपी और ओहियो रिवर, जिससे क्या है आसपास फार्मिंग बहुत अच्छी हो पाएगी। सो भाई कितना अच्छा है, ईस्ट साइड में भी बहुत अच्छी ज्योग्राफी है इसकी, है ना। साउथ में क्या है, आप जब नॉर्थ अमेरिका के साउथ में आओगे तो आपको वहां पे मैक्सिको का कुछ कल्चर मिलेगा देखने को। मैक्सिकन एरिया है वो, उसको मैक्सिको कहते हैं। ओके,
सो ये साउथ वाला एरिया हो जाएगा आपका। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फॉरेस्ट बहुत है, अराउंड 40% जो है कनाडा का वो तो जंगलों से घिरा हुआ है। सो अच्छा खासा टिम्बर आता है वहां से। देखो ये लकड़ी है, टिम्बर है, फॉरेस्ट है, कितना शानदार मतलब एरिया है, इतना सारा टिम्बर आपको मिल रहा है। ठीक है, और इस तरीके से वहां पे कनाडा का तो 40% जो एरिया है वो जंगल का ही है। ठीक है, ये आप मान के चलो। ऑयल, गैस और मिनरल्स भी बतेरे हैं। यूएसए और कनाडा के अंदर अच्छा खासा ऑयल है, गैसेस हैं और मिनरल्स हैं, नेचुरल गैस वगैरह ये अच्छा खासा है इनके पास, जिसका ये ट्रेड करके पैसा छापते हैं। इसी वजह से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं यहाँ पे, जहाँ पे ऑयल गैस और मिनरल्स हो। सो इंडस्ट्रीज वहीं तो लगती है भाई जहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज और मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है भाई, सो ये सारी चीजें हैं इनके पास। अब बात करूं एग्रीकल्चर की और फिशिंग की। सो देखो भाई, नॉर्थ अमेरिका में फार्मिंग भी होती है अच्छी खासी, गेहूं उगाया जाता है, कॉर्न उगाया जाता है, फ्रूट्स उगाए जाते हैं। फार्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की इकोनॉमी के लिए, और अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है फार्मिंग का इनकी इकोनॉमी में। सो वी कैन से नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत बड़ा फीचर है कि वहाँ पे फार्मिंग का काम भी होता है। ओके जी, फिशिंग भी होती है। कनाडा के जो रिवर है और जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पे फिशिंग होती है भाई, फिशिंग की पूरी इंडस्ट्री है वहाँ पे, मछुआरे बहुत हैं। ठीक है, खाना भी मिल जाता है, उसको आप बेच भी दो। ठीक है, इस तरीके से मछुआरे जाते हैं और मछलियां पकड़ पकड़ कर मार्केट लगाते हैं, और मच्छी मार्केट होती है वहाँ पे, लोग जाते हैं और फिशिंग किया हुआ जितना भी वो होता है वो मीट उसको खरीदते हैं। इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल ग्रोथ, अब इसको समझो। Big farming, mining and industries in North America began developing only about 200 years ago. ये जितना भी कुछ मैंने आपको बताया, फार्मिंग, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें ना आज से 200 साल पहले ही स्टार्ट हुई हैं, उससे पहले नहीं था। जब ये यूरोपियन आए, अफ्रीका से आए, चाइना से आए, सो हुआ क्या, उनकी स्किल यहाँ पर आई, उनका हार्डवर्क भी उनके साथ आया, उनकी नॉलेज यहाँ पर आई, तभी ये नॉर्थ अमेरिका इतना आगे बढ़ पाया है। अदरवाइज यहाँ के लोगों को इतना ज्ञान नहीं था। द नेटिव पीपल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, अब हम अपने मेन मुद्दे पे आएंगे। नेटिव लोग हैं कौन अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के, आखिर वहां के असली लोग कौन हैं? क्या वही हैं जो आज हम देख रहे हैं गोरे गोरे से? नो, नॉर्थ अमेरिका किसी और का है, आपको जो दिख रहा है वो कोई और है। तो क्या है सच्चाई, चलिए जानते हैं मेरे भाई। देखो, अराइवल समझो सबसे पहले। एंशियंट माइग्रेशन, द फर्स्ट पीपल केम टू नॉर्थ अमेरिका मोर देन 30,000 ईयर्स अगो। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका में जो लोग रहने आए थे वो आज से लगभग 30,000 साल पहले आए थे, और वो एशिया से चलते 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 एक ब्रिज आया था, लैंड का ब्रिज था जिसका नाम था बेरेंजिया, और जो कि बहुत पहले एग्जिस्ट करता था जब सी लेवल बहुत बहुत लो हुआ करते थे। ये 30,000 साल पहले की बातें हो रही हैं। जो पहला माइग्रेशन हुआ था एंशियंट टाइम पे बहुत पहले, तो कुछ लोग एशिया से ही चलकर नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे थे। ठीक है, अब धीरे धीरे साउथ की तरफ जाने लगते हैं। अबाउट 10,000 ईयर अगो, अब आज से 10,000 साल पहले अगर हम जाएं, सो वो धीरे धीरे साउथ की तरफ जाने लगे, क्योंकि आइस एज का एंड हुआ और नए नए एरियाज थे जो रहने के लिए अच्छे थे, सेटलमेंट वहां पे बनाई जा सकती थी, तो ये थोड़ा साउथ वर्ड्स चलने लगते हैं अब यही लोग। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ पुराना सामान मिलता है, आज से 11,000 साल पुराना एक एरो हेड मिला है। ये एरो हेड क्या है, शिकार करते थे ना पहले, धनुष लगा के ऐसे एरो मार तीर मारते हैं, ये सबसे पुराना ऑब्जेक्ट्स मिला है वहां से, 11,000 साल पुराना। और ये दिखाता है कि जो अर्ली पीपल थे, पुराने लोग थे, वो टूल्स वगैरह भी बना लिया करते थे। ठीक है, टूल्स बनाने की स्किल उन लोगों के अंदर थी, मौजूद थी। अब अगर मैं इनकी लाइफस्टाइल के बारे में बात करूं, इनकी इकोनॉमी के बारे में बात करूं, तो बहुत पुराने लोग जो थे वो छोटे छोटे ग्रुप्स में रहते थे, और इनके ग्रुप्स को बैंड कहा जाता था। बैंड का मतलब था इनका ग्रुप जिसमें ये रहते थे। और इन्होंने ज्यादातर लोगों ने जो अपने घर थे वो रिवर वैलीज के पास में बनाए थे। अब आपको याद होगा मेसोपोटामिया जो था, ठीक है, यूफ्रेट्स रिवर, टिग्रिस रिवर, 12th में जाओगे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़नी है, इंडस वैली रिवर। ज्यादातर जो हमारी एंशियंट सिविलाइजेशंस हुई हैं वो रिवर वैलीज के किनारे ही हुई हैं। ठीक है,
और यहाँ पे इनको खाना और पानी दोनों चीजें आराम से मिल जाया करती थी। अब ये जो पुराने लोग होते थे, इनकी डाइट कैसी थी, इनके खाने में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड थी, ये जानना भी तो बहुत जरूरी है। सो वो मछली खाया करते थे, इसके अलावा कुछ जानवरों का शिकार करते थे वो, जैसे बाइसन। बाइसन किसे कहते हैं? देखो पहले तो ये मछली का शिकार कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो ये बाइसन है, ठीक है, ये बाइसन है, इसका भी शिकार होता था। इसके अलावा ये वेजिटेबल्स और कॉर्न उगाया करते थे, मक्का भी उगता है, ठीक है, और वेजिटेबल्स भी उगती हैं, इनको आती थी उगानी। तो ये इनकी डाइट हो गई। आई होप आपको समझ में आ गई होगी इनकी डाइट क्या थी। अब देखो, ये जो बाइसन की हंटिंग है ना, ये थोड़ी सी आसान हो गई थी जब इनके पास घोड़े आए। हुआ क्या कि ये जो हंटर होते थे पहले तो पैदल जाते थे। अब हुआ क्या, जब इनके पास स्पेनिश लोग जब यहाँ रहने आए थे, यूरोपियन सेटलर जो यहीं परमानेंट रहने लग रहे थे 1600s में, उन्होंने इनको घोड़े दिए। और घोड़े आने से अब वो दूर दूर तक शिकार करने चले जाते थे, अपने घोड़े पर बैठे और फटाफट से भग लिए। अब आप अगर देखोगे तो बाइसन की हंटिंग करना कितना इजी लग रहा है, घोड़े पर भागते भागते आओ और हंटिंग कर लो। समझ में आ रहा है? घोड़े के आने से, जो घोड़े इनको स्पेनिश लोगों ने दिए थे, सेटलर्स लोगों ने दिए थे। आई होप क्लियर होगा। अब सोशल और कल्चरल स्ट्रक्चर समझते हैं इनका। जो नेटिव लोग होते थे ना, वो अपनी जमीन की बहुत वैल्यू करते थे, क्योंकि वहां पर इनको रिसोर्सेस मिलते थे, ठीक है। नेटिव पीपल वैल्यूड लैंड फॉर इट्स रिसोर्सेस, नॉट एज समथिंग टू ओन, ठीक है। दे बिलीव्ड लैंड शुड बी शेयर्ड, नॉट ओन्ड बाय वन पर्सन। इनकी एक बात बहुत अच्छी थी, ये मानते थे जमीन ऐसी चीज है जो हम सबकी है, हमें भगवान ने दी है। ये ऐसा नहीं हो कि ये जमीन पे किसी एक का राइट हो, ओनर कोई एक हो। वो कहते थे ये जो भी कुछ है ये सब नेचर का है, हम सबका है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। लगातार अगर मैं आपको बताऊं, फाइट्स बिटवीन ट्राइब्स वर रेयर बिकॉज दे डिड नॉट ट्राई टू कंट्रोल लैंड। लड़ाइयाँ, जो लड़ाई झगड़े होते हैं जमीन को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, वो नहीं हुआ करते थे, ठीक है, नहीं होते थे। ये ट्राइबल लोग मिलकर रहते थे। दे यूज द लैंड विद रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ उस जमीन को यूज करते थे। एंड टुक ओनली व्हाट दे नीडेड, उतना ही यूज करते थे उस जमीन को जितनी उनकी जरूरत होती थी। कोई लालच नहीं थी, कोई ऐसा मोह नहीं था जमीन से कि भाई पैसा कमाना है, ऐसा नहीं था उनके मन में। नेटिव लोग सिर्फ अपना पेट भरते और अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। इसके अलावा वो अलायंस भी बनाया करते थे और फ्रेंडशिप्स भी करते थे, गिफ्ट देते थे एक दूसरे को, ठीक है। बाइंग या ट्रेडिंग नहीं करते थे, एक दूसरे को गिफ्ट देते थे और अलायंस बनाते थे, दोस्ती करते थे। अलग अलग ट्राइब्स के लोग आपस में हाथ मिलाते थे। तो भाई कितना अच्छा नेचर है इनका, क्या दिक्कत है? गिफ्ट बहुत इंपॉर्टेंट थे इनके सोसाइटी में, ये लोग एक दूसरे को तोहफे देना बहुत अच्छी बात समझते थे। इससे पता चलता है कि उनका ट्रस्ट है एक दूसरे पर, दोनों का आपस में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा है। सिर्फ पैसे की बात नहीं होती, रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जरूरी है अच्छा होना। तो ये एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिया करते थे। अब मैं इनकी लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताऊं। जो इन नेटिव लोगों की लैंग्वेज है वो ज्यादातर स्पोकन है, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो बोलते थे ये लोग, और ओरल ट्रेडिशन था। मींस जितना भी ज्ञान है, जो भी नॉलेज है, बोलकर बताओ। ऑल दो कोई राइटिंग सिस्टम इनके पास नहीं था, सो जितनी भी इनकी नॉलेज ये पास डाउन हुई है वो ओरली हुई है, ठीक है। ओरल ही सबको पता चला है क्या होता था वहां पे और क्या नहीं होता था। अब मैं अगर आपको बताऊं टाइम के बारे में इनका क्या मानना था। दे बिलीव टाइम मूव्ड इन साइकिल विद इवेंट्स रिपीटिंग। तो इनका मानना था कि ये टाइम जो है ना, ये समय का एक काल चक्र है जो रिपीट होती रहती है चीजें। हर ट्राइब हैड स्टोरीज अबाउट देयर ओरिजिन्स। किसी भी ट्राइबल पीपल के पास जाओगे ना, तो हर ट्राइब के पास अपनी एक स्टोरी है कि हमारा ओरिजिन कैसे हुआ था, हमारे एंसेस्टर्स कहाँ से आए थे। क्योंकि ये सारी कहानियां जनरेशन टू जनरेशन इनको सुनाई गई है, जनरेशन टू जनरेशन इन्होंने सुनी है अपने बड़े से, अपने बूढ़ों से। ओके, तो ये ओरल ट्रेडिशन की हिस्ट्री है जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। क्राफ्ट्स में भी ये लोग बहुत आगे थे भाई। देवर स्किल्ड आर्टिस्ट हु मेड ब्यूटीफुल टेक्सटाइल्स। आप देखो कितने सुंदर सुंदर कपड़े ये बनाते थे, सुंदर सुंदर हैंडीक्राफ्ट ये लोग बनाया करते थे। कोई मॉडर्न टूल्स नहीं थे इनके पास।
आप देखो ये कितना सुंदर सुंदर सब कुछ बना रहे हैं, कपड़े से लेकर जो भी आपको हैंडीक्राफ्ट्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, एक नंबर की क्वालिटी होती थी, बहुत अच्छा बनाते थे। तो अब इनकी अच्छी खासी लाइफ में इंटरफेयर करेंगे यूरोप वाले। आपको अभी तक बहुत मजा आ रहा होगा, कहानी की तरह लग रहा होगा यार कितने अच्छे लोग हैं, गांव का वातावरण चल रहा है। लेकिन अब आएंगे यूरोपियंस, और ये हैं इस कहानी के विलेंस, और यहीं से आपको पता चलेगा आखिर इनके साथ आगे होता क्या है। तो चलिए जी देखते हैं अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स। 17th सेंचुरी का टाइम था। यूरोपियन ट्रेडर जो थे वो नॉर्थ अमेरिका के नॉर्थ वाले कोस्ट में एंटर करते हैं आफ्टर अ लॉन्ग डिफिकल्ट 2 मंथ जर्नी। यूरोप से चले थे, 2 महीने की यात्रा करी इन्होंने, और नॉर्थ कोस्ट पर आकर रुके, नॉर्थ अमेरिका के यूरोपियन लोग थे। ठीक है, अब आगे देखो। उन्होंने देखा कि जो नेटिव अमेरिकन्स हैं वो बहुत फ्रेंडली हैं और इंटरेक्शन करना चाहते हैं। जब यूरोपियंस लोग पहुंचे और जब उन्होंने इंटरेक्शन किया तो अच्छा लगा उनको, नेटिव लोग बातचीत करने में बहुत सही थे। और अगर मैं आपको बताऊं, ये थोड़ा साउथ अमेरिका से अलग था। हुआ क्या, जब स्पेनिश लोग जा रहे थे वहां पे गोल्ड वगैरह को ढूंढने, तो लगातार उनकी वहां के लोगों से कॉन्फ्लिक्ट और फाइट्स हुए थे। लेकिन ऐसा कोई भी सीन यहां पर नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी इधर नहीं हुआ था। ट्रेड इन फिश एंड फर्स। देखो, जो यूरोपियन ट्रेडर हैं वो ट्रेड करना चाहते थे, ठीक है, मछलियों का और जानवरों के फर का, नॉट गोल्ड। यहाँ पे अभी गोल्ड की कोई बात नहीं है, सिर्फ मछलियाँ और जानवरों के जो फर होते हैं उनका ट्रेड ये लोग करना चाहते थे। और जो नेटिव अमेरिकन्स थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे शिकारी थे, और उन्होंने इस ट्रेड में मदद करने के लिए खुद को आगे बढ़ाया। मतलब आपको पता ही है, इतने टाइम से मैं आपको बता रहा हूँ, वो अच्छे ट्रेडर नहीं थे पर अच्छे हंटर जरूर थे। ठीक है, हुआ क्या, ट्रेड ऑन द मिसिसिपी। फर्दर साउथ अगर मैं आपको बताऊं, अलोंग द मिसिसिपी रिवर द फ्रेंच मेट नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हु रेगुलरली गैदर टू ट्रेड स्पेशल हैंडीक्राफ्ट एंड फूड। जब फ्रेंच लोग आए यहाँ पे तो मिसिसिपी रिवर के पास उन्होंने देखा कुछ नेटिव अमेरिकन लोग थे जो कि वहां पे ट्रेड करने के लिए मिसिसिपी रिवर के पास बैठा करते थे, सामान वगैरह बेचने के लिए आते थे। हैंडीक्राफ्ट हो गया, खाना हो गया, ये ट्रेड होता था थोड़ा बहुत। तो यूरोपियंस लोग भी अपने साथ कुछ सामान लेकर आए थे, वो चाहते थे कि एक्सचेंज करके हम इनको कुछ देंगे। जैसे ब्लैंकेट है, तो इससे क्या होगा, गर्मी मिलेगी, कंफर्ट मिलेगा। तो जब नेटिव लोगों को ब्लैंकेट मिले तो इनको पता चला यार मजा आ रहा है इसमें, तो ठंड नहीं लग रही। आयरन वेसल्स, लोहे के बर्तन, स्ट्रॉन्ग पोट मिले। क्ले पोट्स तो अक्सर टूट जाया करते थे, यूरोपियन लोगों ने इनको क्या दिया, पक्के पक्के लोहे के बर्तन दिए। फिर यूरोपियन लोगों ने इनको बंदूकें ला कर दी। पहले इनके पास तीर कमान होता था, अब इनको मिल गई बंदूक। अब आप सोच लो, बंदूक हाथ में आ गई है तो अब हंटिंग करना कितना इजी हो जाएगा इनके लिए, ये यूरोपियंस ने दिया इनको। अब एक चीज थी एल्कोहल, एक नई चीज थी, बहुत एडिक्टिव ड्रिंक होती है अल्कोहल, दारू। नेटिव लोगों को ये जो दी गई, यूरोपियंस लोगों ने क्या करा, इनको पिला दी दारू। अब आपको पता है दारू पी के हमारी सेंसेस हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, और उसके बाद आप जो भी कहोगे वो सामने वाला करेगा। तो यूरोपियंस लोगों ने इनको नशे में पागल बनाया, समझ रहे हो, इनको आदत डाली नशा करने की। इसके अलावा तंबाकू। हुआ क्या, यूरोपियंस बिकेम एडिक्टेड टू तंबाकू, अ प्रोडक्ट दे गॉट फ्रॉम नेटिव अमेरिकन। इन्होंने उनको दारू दिया, उन्होंने इनको तंबाकू दिया, तो दोनों अब नशा कर रहे हैं आराम से बैठ के, समझ रहे हो। एक ने दारू पकड़ा दी, एक ने तंबाकू पकड़ा दिया। तंबाकू दिया नेटिव लोगों ने, दारू दिया बाहर के लोगों ने इनको। अब अगला टॉपिक है हमारा म्यूचुअल परसेप्शंस। ठीक है, म्यूचुअल परसेप्शंस। अब इसमें समझते हैं क्या है। यूरोपियन लोगों का क्या मानना है, 1700s में वेस्टर्न यूरोपियंस मानते थे कि एक सिविलाइज जो सोसाइटी होती है, अच्छी सभ्य समाज जो होता है, वहां पर पढ़ना लिखना लोगों को आना चाहिए, एक वहां का रिलीजन होना चाहिए, और वहां पर बड़े शहर होने चाहिए। यूरोपियन लोगों की थिंकिंग ऐसी होती थी, अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, अगर वो कोई धर्म को फॉलो नहीं करता, और अगर वो बड़े शहर में नहीं रहता तो वो अनसिविलाइज्ड है। क्या ये सही बात है? नो। नेटिव लोगों का अपना कल्चर है, हो सकता है वो किसी रिलीजन को ना फॉलो करना चाहते हो, आपकी क्रिश्चियनिटी वगैरह को,
हो सकता है कि उनका ओरल ट्रेडिशन हो लैंग्वेज का, ना लिखना आता हो उनको, तो क्या इसका मतलब हम उनको अनसिविलाइज्ड कहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर यूरोपियंस लोग उनको अनसिविलाइज्ड कहते थे। आगे आपको पता चलेगा। नेटिव अमेरिकन का रहने का तरीका बहुत अलग था, तो यूरोपियंस लोगों ने उनको अनसिविलाइज्ड कह दिया सीधा सीधा। अरे बोला, अरे ये तो जंगली लोग हैं, ये तो सिविलाइज्ड ही नहीं है ना? ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी को भाई। अल्टरनेटिव व्यूज ऑफ नेटिव अमेरिकन। जीन जैक रूसो एक फ्रेंच थिंकर है, उन्होंने तो बोला नेटिव अमेरिकन थोड़े अच्छे हैं, और कहते हैं बहुत प्योर हैं, एंड नॉट स्पॉइल्ड बाय यूरोपियन लाइफ। ही कॉल्ड देम नोबल सेवेजेस। वो कहते हैं यूरोपियंस लोग जो है ना, इनका तो लाइफस्टाइल हो चुका है खराब, और वो कम से कम नेटिव अमेरिकन लोग अपने तरीके से तो रहते हैं, वो बहुत अच्छे हैं। ठीक है। विलियम वॉट्सवर्थ एक इंग्लिश के पोएट थे। नेवर मेट नेटिव अमेरिकन, ये कभी नहीं मिले थे नेटिव अमेरिकन से अपनी लाइफ में, बट ही थॉट दे हैड लेस इमेजिनेशन एंड इमोशन बिकॉज दे लिव्ड इन द वाइल्डरनेस। ये मानते थे हो सकता है उन नेटिव अमेरिकन में इमोशंस थोड़े कम हो सकता है कि उन नेटिव अमेरिकन के अंदर इमेजिनेशन की शक्ति थोड़ी कम हो, क्योंकि वो जंगलों में ज्यादा रहे हैं। सो ही बिलीव्ड दैट लिविंग क्लोज टू नेचर लिमिटेड देयर मेंटल एंड इमोशनल ग्रोथ। तो वो थोड़ा जंगलों के पास, नेचर के पास ज्यादा रहे हैं, सो शायद ये एक रीजन हो सकता है उनकी इमोशनल और मेंटल ग्रोथ उतनी नहीं हो पाई जितनी होनी चाहिए थी। ठीक है। नेटिव अमेरिकन एंड यूरोपियन ट्रेड पर्सपेक्टिव्स, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब थोड़ा ट्रेड के बारे में जानेंगे इसके अंदर, आखिर होता क्या है आगे। देखो, ट्रेड को लेकर सबका अलग नजरिया है। जो नेटिव अमेरिकन हैं, सो गुड्स एक्सचेंज्ड विद यूरोपियंस एज गिफ्ट दैट सिंबलाइज्ड फ्रेंडशिप। उनके लिए तो क्या था यार, यूरोपियन कोई बाहर से आया है, सामान अदला बदली हो रही है, तो हम एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। वो पैसा छापने के लिए नहीं बैठे थे वहां पे, नेटिव लोग थे जो, उनका लालच का कोई आइडिया नहीं था ऐसा। यूरोपियन लोग जो थे, वो मछलियों को और जानवरों के फरों को समझते थे कमोडिटी, जिसको वो बेचते आगे यूरोप में जाके, है ना? तो उनका तो सीधा सा था फंडा, यूज करना है प्रॉफिट के लिए नेटिव लोगों को। और नेटिव लोग उनको अपना दोस्त मान बैठ रहे थे यार, उनको लग रहा था हमारा गिफ्ट चल रहा है, आपस में एक्सचेंज चल रहा है। सो इस तरीके से इनका ट्रेड होने लग रहा था, और ट्रेड चल रहा था, उनको दोस्ती लग रही थी, उनको अपना फायदा दिख रहा था, उनको तो था इनको छीलना है अच्छे से। अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, अगर मैं आपको बताऊं, नेटिव पीपल जो थे वर कंफ्यूज्ड बिकॉज दे डिड नॉट अंडरस्टैंड चेंजिंग प्राइसेस लाइक इन यूरोप। इनको मार्केट का मतलब नहीं पता था, प्राइस ऊपर नीचे होने का मतलब इनको नहीं पता था। समटाइम्स दे गॉट मैनी गुड्स फॉर देयर आइटम्स एंड अदर टाइम्स वेरी फ्यू। कभी कभी तो ये जब सामान अपना अदला बदली करते थे तो इनको बहुत सारा सामान मिल जाया करता था, कभी कभी इनको वो बहुत कम सामान देते थे। हुआ क्या कि एक टाइम बाद वो कंफ्यूज हो गए और थोड़े नाखुश हो गए कि ऐसा हो क्यों रहा है, आखिर हो रहा है तो कभी कम कभी ज्यादा, तो इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हुई उन लोगों के माइंड के अंदर। जो नेटिव लोग थे वो वरीड थे बिकॉज यूरोपियंस हंटेड टू मैनी एनिमल्स लाइक बीवर्स जस्ट टू मेक मनी। नेटिव लोगों को लग रहा था यार ये बहुत जानवर मार रहे हैं यहाँ पे आके हमारे इधर, और उनको ये भी डर लग रहा था एनिमल्स माइट टेक रिवेंज फॉर बीइंग हंटेड सो मच, ऐसा ना हो ये जानवर ही कहीं बदला लेने आ जाएं, इतना ज्यादा उनका शिकार मत करो कि जानवर पागल हो जाएं। यूरोपियन सेटलर्स एंड लैंड कॉन्फ्लिक्ट्स, अब यहाँ पे थोड़ा हम जमीनी विवाद देखेंगे, जमीन से रिलेटेड कुछ विवाद है। अराइवल ऑफ यूरोपियन सेटलर्स, देखो 1600 तक आते आते यूरोपियंस जो लोग थे वो अमेरिका के अंदर सेटल होना शुरू हो गए थे। ठीक है। हुआ क्या, बहुत लोग तो आए थे क्योंकि दे वर बीइंग ट्रीटेड बैडली फॉर देयर रिलीजन इन यूरोप, क्योंकि भाई वहां पे वो खुश नहीं थे अपने यूरोप में, और वो वहां से अपने आप को खुश करने के लिए नई जगहों पर आ रहे थे। यहाँ पर जैसे कि प्रोटेस्टेंट लोग थे फ्रॉम कैथोलिक कंट्रीज। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्या होता है आपको बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है। क्रिश्चियन लोगों के दो टाइप होते हैं। प्रोटेस्टेंट वो लोग हैं जो अपने पुराने क्रिश्चियनिटी से खुश नहीं है। सो यहाँ पे प्रोटेस्टेंट लोग भी बहुत सारे आए यूरोपियंस बनकर, और कैथोलिक लोग भी आए प्रोटेस्टेंट देशों से। मतलब यहाँ पे आए दोनों तरीके के लोग। ठीक है। जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा सेटलर्स आते गए,
वो धीरे धीरे अंदर आकर रहने लगे, और नेटिव विलेजेस जो थे, नेटिव लोगों के गांव थे, उधर पहुंच गए और वहां के जमीनों को साफ करना शुरू कर दिया वहां पे फार्मिंग करवाने के लिए। सोचो आप किसी के गांव में घुस के वहीं पे रह रहे हो और वहां पे उनकी जगहों को साफ करने लग रहे हो अपनी फार्मिंग वगैरह करने के लिए, बेमतलब। ठीक है, मतलब इनका कोई यहाँ पे प्लॉट व्लॉट नहीं था, आ गए बस। डिफरिंग व्यूज ऑन लैंड एंड फॉरेस्ट। अब नेटिव लोग तो समझते थे भाई जो जंगल है वो हमारा घर है, जंगल जो है वो हम सबका है ना। उनका तो ये मानना था जहाँ पे खाना भी मिलता है और जहाँ पे कुछ सीक्रेट जगहें भी हैं जो उनको पता है, और जो थोड़ी बहुत वो खेती करते थे वो बस अपने यूज के लिए करते थे। ठीक है, वो ये मानते थे जंगल किसी का नहीं होता, जंगल सबका होता है, और जो हम खेती करते हैं हम अपने पेट भरने के लिए करते हैं, हम किसी को बेचने के लिए कुछ नहीं करते। यहाँ पे जंगल का जो इतना सामान है उसका कोई एक ओनर नहीं हो सकता, वो हम सब लोगों को यूज करना है और उतना ही यूज करना है जितनी हमें जरूरत है। हम उसको बेचेंगे नहीं, उसका जो भी प्रोडक्ट मिल रहा है हमें जंगलों से। लेकिन यूरोपियंस लोग थोड़े से चतुर चालाक थे, वो चाहते थे जंगलों को साफ करना और वहां पर खेती करवाना, है ना। क्योंकि अच्छे खासे जंगल थे वहां पे, उसको कटवा दिया, धीरे धीरे कटवा दिया। आयरन के टूल यूज करके उन्होंने पेड़ों को काटा और अपनी सेटलमेंट्स बना ली, धीरे धीरे करके अपने घर बना लिए उनके जंगलों को काट काट कर। अब तुम देखो भाई कितना ज्यादा विलेन वाला काम कर रहे हैं, किसी के घर में घुस के उनके जंगलों को काट दिया और वहां अपना घर बना रहे हैं। फॉर्मेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ कनाडा एंड द यूएसए। अब मैं आपको कनाडा और यूएसए के बारे में कुछ बताने जा रहा हूं। आपने सुना होगा ना बहुत बड़े देश हैं ये। तो चलिए देखते हैं इनकी सच्चाई क्या है। कनाडा एंड द यूएसए emerged as separate countries at the end of the 18th century। 18th सेंचुरी के एंड में ये सेपरेट कंट्रीज बनी है, कनाडा और यूएसए। पहले पूरा एरिया एक ही था। इनिशियली ये दोनों एरियाज जो थे, बोथ कंट्रीज कवर्ड ओनली स्मॉल पोर्शंस ऑफ देयर करंट लैंड एरिया। छोटा सा ही एरिया था इन दोनों के पास, इतना बड़ा देश नहीं था इनका कि दो अलग अलग देश बड़े करके बन जाएं। हुआ क्या, यूएसए की ग्रोथ कैसे हुई है। यूएसए क्या इतना बड़ा था जितना आज बन गया है। देखो अगले 100 सालों तक यूएसए ने जमीनें हड़पी हैं। सबसे पहले तो जमीनें खरीदी भी हैं, बाइंग लैंड, परचेज द लोशियाना टेरिटरी फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से जमीन खरीदी, एंड अलास्का रशिया से खरीदा। इसके अलावा इन्होंने वॉर्स जीती, बड़े बड़े एरियाज अपने कब्जे में लिए मैक्सिको से वॉर कर करके। सो इस तरीके से तो यूएसए की ग्रोथ हुई है। आधी जमीन उन्होंने खरीदी है फ्रांस से, आधी जमीन खरीदी है रशिया से, थोड़ी बची कुची इन्होंने कब्जा करी है। जो नेटिव लोग हैं, द नेटिव पीपल लिविंग ऑन दीज लैंड वर नॉट कंसल्टेड एंड द यूएसए एक्सपेंडेड, नेटिव्स वर पुश्ड फर्दर वेस्ट। किया क्या इन्होंने, धीरे धीरे यूएसए अपना एक्सपेंशन करता है तो नेटिव जो वहां के लोग थे उनसे पूछा भी नहीं गया भाई कुछ, और उनको बोला कि धीरे धीरे आप खिसको मेन जगह से और अंदर जाओ और अंदर जाओ और अंदर जाओ। उनको उनकी मेन जगहों से खदेड़ दिया गया, धीरे करके उनका सफाया करने की कोशिश की गई। सेटलर्स डिजायर फॉर लैंड एंड फार्मिंग। अब आगे क्या होता है देखो, ये जो सेटलर लोग होते थे आखिर ये जमीन क्यों चाहते थे, इनको जमीन से इतना लगाव क्या था। ज्यादातर जो सेटलर्स आए थे यूरोप से वो वही लोग थे जिनके पास खुद की जमीनें नहीं थी। कुछ लोग तो अपने घर के छोटे बेटे थे जिनको कोई भी प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली थी, प्रॉपर्टी बड़े बेटे को मिलती थी यूरोप में, है ना। और कुछ जर्मन्स थे, स्वीडिश लोग थे, इटालियंस थे जो अपनी जमीनें हार चुके थे। ठीक है, उनके पास अपनी जमीनें थी नहीं, तो सारे जितने भी बिना जमीन वाले यूरोपियंस थे वो आ रहे थे इन जगहों पर नेटिव लोगों की, सिर्फ और सिर्फ जमीन हड़पने के लिए। अब जैसे जो पोलैंड वाले सेटलर्स थे, enjoyed the vast open grasslands of the American prairies because they reminded them of home। अब ये जो पोलैंड वाले थे इन्होंने अच्छे खासे बड़े बड़े जो घास के मैदान थे उस पे कब्जा करने के लिए पूरा प्लान बनाया। इनको लगता था हमारे घर की याद आ रही है, हमें ऐसा नजारा मिल रहा है। एंड दे वर हैप्पी टू बाय लार्ज पीसेस ऑफ लैंड एट लो प्राइसेस। इन्होंने कई जगहों को तो इतने सस्ते में खरीदा, बड़ी बड़ी जगहों को, लोगों को पागल बना बना कर। ठीक है, इन्होंने सस्ते में भी बहुत जमीनें मारी हैं। चेंजेस टू लैंड, जो ये सेटलर्स लोग होते थे इन्होंने क्या करा, जमीन को चेंज करके उनको फार्म्स बनाया। ठीक है, खाली जमीनों को
जैसे जंगलों को साफ करा पहले, और फिर उसको फार्म बनाया, फिर राइस और कॉटन जैसी क्रॉप्स उगाई जो कि बेचने के लिए होती है। पहले वो नेटिव लोग तो नहीं उगाते थे ये कॉटन वगैरह, लेकिन इन्होंने उगवाना शुरू कर दिया और यूरोप में फिर उसको बेचना शुरू कर दिया यहाँ से उगा उगा कर। एंड टू प्रोटेक्ट देयर फार्म्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स लाइक वॉल्स एंड माउंटेन लॉयंस, दीज एनिमल्स वर हंटेड टू एक्सटिंक्शन। और अपने खेतों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन लोगों ने क्या करा, जो जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो शेर हो चाहे वो वॉल्व हो, उसको मारना शुरू कर दिया। और इतना मारा कि वो एक्सटिंक्ट ही हो गया, वो गायब ही हो गया, लुप्त हो गए वो जानवर। इस लेवल पे उनकी हंटिंग करी इन्होंने। स्लेवरी इन द सदर्न यूएसए। अब मैं आपको स्लेवरी के बारे में कुछ पढ़ाने जा रहा हूं। देखो साउथ में क्या हुआ, क्लाइमेट थोड़ा हॉट था, सदर्न यूएसए वाला जो एरिया है बहुत हार्श था। यूरोपियंस लोग वहां पे काम नहीं कर सकते थे, यूरोपियंस को ठंडी जगहों पर रहने की आदत थी, और यहाँ का क्लाइमेट था बहुत ज्यादा गर्म। अब हुआ क्या, जो प्लांटेशन के ओनर्स थे जो वहां पे खेती करवा रहे थे, उन्होंने अफ्रीका की तरफ देखा। अफ्रीका में गर्मी बहुत पड़ती है, अफ्रीकन लोगों को इन्होंने बोला कि चलो ऐसा करते हैं, अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना के यहाँ पे फ्री में काम करवाते हैं। As previous attempt to enslave native people had failed due to high death rates। हुआ क्या, नेटिव लोगों से तो ये काम नहीं करवा पा रहे थे, वो लोग मर जा रहे थे लेकिन काम नहीं कर रहे थे। तो अब इन्होंने सोचा क्यों ना अफ्रीकन लोगों को लेकर आया जाए। सो हुआ क्या, स्लेव्स को इंपोर्ट किया गया अफ्रीका से। जबरदस्ती लोगों को अफ्रीका से उठा उठाकर अमेरिका की तरफ लाया गया और बोला गया हमारी प्लांटेशन पे काम करो। समझ रहे हो, कोई रुपया एक नहीं देना और काम करो। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एंटी स्लेवरी ग्रुप्स बने, इवेंचुअली प्रेशर्ड फॉर अ बैन ऑन द स्लेव ट्रेड। बहुत लोगों ने प्रेशर बनाया यूरोपियंस पे, भाई ये स्लेव का ट्रेड मत करो, ये ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, गलत काम है। बट एग्जिस्टिंग अफ्रीकन स्लेव्स एंड देयर चिल्ड्रन रिमेड एनस्लेव्ड इन द यूएसए। ट्रेड तो बंद हो गया, पर जो ऑलरेडी स्लेव्स बने हुए थे, जो वहां पर रह रहे थे, उनके बच्चे थे, वो वहीं पे बेचारे अटक गए। ठीक है, फिर क्या हुआ आगे, सिविल वॉर एंड फ्रीडम। जो नॉर्थ वाले स्टेट्स थे, वेयर फार्मिंग डिड नॉट रिलाई ऑन स्लेवरी, आर्ग्यूड दैट स्लेवरी वाज रॉन्ग। वहां के लोग खेती बाड़ी कर लेते थे, तो उन्होंने बोला देखो स्लेवरी की कोई जरूरत नहीं है, स्लेवरी वगैरह मत करवाओ, गलत बात है, क्यों किसी को आप ऐसा कर रहे हो। दिस डिसएग्रीमेंट लेड टू द सिविल वॉर। और इन्हीं सब चीजों की वजह से सिविल वॉर की तरफ ये पूरा मामला चला गया 1861 से 1865 के बीच, बिटवीन स्टेट्स वांटिंग टू कीप स्लेवरी एंड दोज वांटिंग टू एंड इट। दो तरीके के ग्रुप्स बन गए यूएसए के अंदर। एक तरफ वो लोग हैं जो स्लेवरी को चाहते हैं कंटिन्यू रहे, एक तरफ वो लोग हैं जो चाहते हैं स्लेवरी बंद हो जाए। इसी को लेकर एक सिविल वॉर छिड़ गई, इसी को कहते हैं अमेरिकन सिविल वॉर। ये वॉर जब खत्म हुई तो स्लेवरी को भी एबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, स्लेवरी पूरी तरीके से खत्म कर दिया अमेरिका ने। लेकिन जो अफ्रीकन अमेरिकन थे उनको अपने पूरे सिविल राइट्स 20वीं सेंचुरी में जाकर मिले। और जो एक सेग्रीगेशन उनका चल रहा था स्कूल्स में, पब्लिक प्लेसेस में, वो उनको बहुत बाद में जाके इक्वालिटी मिली है। पहले क्या होता था, ब्लैक्स और व्हाइट्स को अलग अलग ट्रीट किया जाता था, ब्लैक्स के लिए स्कूल अलग होते थे, व्हाइट्स के लिए अलग स्कूल होते थे। ये सारी चीजें बहुत बाद में जाके 20वीं सेंचुरी में जाके एंड हुई हैं। फ्रेंच ब्रिटिश टेंशंस इन कनाडा। अब मैं आपको थोड़ा कनाडा के बारे में बताऊंगा, आइए इसको समझते हैं। कनाडा वॉज टेकन ओवर बाय ब्रिटेन फ्रॉम फ्रांस इन 1763। पहले ये फ्रांस के पास था, पर ब्रिटेन ने फ्रांस को हराकर कनाडा अपने कब्जे में ले लिया। इससे क्या हुआ, फ्रेंच सेटलर्स और ब्रिटिश सेटलर्स के बीच में पंगा हो गया। फ्रेंच सेटलर्स जो थे वो चाहते थे सेल्फ गवर्नेंस एंड इंडिपेंडेंस इन पॉलिटिकल मैटर। उनका ये था कि भाई हम अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, हमें कोई ज्ञान ना दे कि हमें क्या कैसे करना है। तो ये टेंशंस क्रिएट होने लगी फ्रेंच लोगों के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। 1867 में कनाडा एक देश बना, जहां पर अलग अलग जगहों को जोड़कर उसको एक रीजन बनाया, अलग अलग रीजन्स को जोड़कर एक देश बनाया गया। एंड हर रीजन अपना कुछ डिसीजन ले सकता था, ये पावर दी गई अलग अलग जगहों को। और इसी वजह से क्या हुआ,
जो फ्रेंच बोलने वाले एरियाज थे उनके अपने मैटर में उनको थोड़ा ज्यादा कंट्रोल मिल गया। ठीक है, ये चीज हो गई। फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज के पास कुछ अपना कंट्रोल आ गया। तो ये कनाडा में ब्रिटिशर्स और फ्रेंच लोगों के बीच में भी बवाल मचा था। द नेटिव पीपल लॉस देयर लैंड इन द यूएसए। अब मैं आपको बताऊंगा कि यूएसए के अंदर जो बेचारे नेटिव लोग थे उनकी जमीनें उन्होंने कैसे खोई। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा सेटलर्स आने लगे, नेटिव अमेरिकन जो थे उन पे प्रेशर डाला गया, उनको फोर्स किया गया कि आप अपनी ज़मीनें हमें बेचो। ज़बरदस्ती उनसे साइन वगैरह करवाए गए, जब वो चाहते भी नहीं थे बेचना वो भी काम उनसे करवाया गया। फिर क्या होता है आगे, जो इनको पेमेंट होती थी जब ये ज़मीनें बेच रहे थे वो पेमेंट बहुत ही लो थी। बहुत सस्ते में इनकी ज़मीनें खरीदी यूरोपियंस लोगों ने, और कुछ कुछ केसेस में तो इनकी ज़मीन ले ली और जितना प्रॉमिस किया गया था पैसा उससे भी कम दिया। सो नेटिव लोगों के साथ हुई चीटिंग। ठीक है, जितना प्रॉमिस किया गया था उतना पैसा भी इनको नहीं दिया गया था। अब आगे देखते हैं। मैनी हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स बिलीव्ड इट वाज एक्सेप्टेबल टू टेक लैंड फ्रॉम नेटिव अमेरिकन। कुछ लोग होते हैं पढ़े लिखे अनपढ़, इतने बड़े बड़े ऑफिसर्स थे जिन्होंने बोला कि अच्छा हो रहा है, ये नेटिव लोगों की जमीनें छीन लेनी चाहिए, ये क्या करेंगे जमीनों का भला। सोचो, ऐसी मेंटेलिटी के भी कुछ यूरोपियंस थे। अब जॉर्जिया के अंदर क्या हुआ, गवर्नमेंट सेड दैट द चिरोकी पीपल हैड टू फॉलो स्टेट लॉज। अब चिरोकी एक ट्राइब है, उनको बोला गया कि जो अमेरिका का कानून होगा वो आपको फॉलो करना होगा, लेकिन वो चाहते थे बट दे वुड नॉट बी गिवन द राइट्स ऑफ अमेरिकन सिटीजन। बोला आपको कानून तो सारे फॉलो करने हैं पर हम आपको सिटीजनशिप के राइट नहीं देंगे, चिरोकी ट्राइब वालों को बोला गवर्नमेंट ने। इवन दो चिरोकी लोगों ने इंग्लिश भी सीखी, इसके अलावा अमेरिकन की तरह रहने की भी कोशिश करी, अपना कल्चर भी छोड़ा, पर फिर भी इनको सिटीजनशिप और उसके राइट्स नहीं मिले, जो कि बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1832 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने बोला कि चिरोकी वर देयर ओन सेपरेट कम्युनिटी एंड had the right to make their own decisions in many things, so Georgia's state laws could not be forced on them। तो जबरदस्ती इनके ऊपर कोई कानून ना थोपा जाए, उनके खुद का भी उनका एक कल्चर है। ठीक है, वो एक सेपरेट कम्युनिटी है उनकी। लेकिन जो प्रेसिडेंट एंड्रयू जैक्सन थे वो कोर्ट के डिसीजन को फॉलो नहीं करना चाहते थे। सो उन्होंने क्या करा, आर्मी भेजी और चिरोकी लोगों को उनकी जमीन से भगाने की कोशिश करी और उनको फोर्स किया थोड़ा वेस्ट की तरफ और भागो, वहां पे अमेरिकन डेजर्ट है, बोला डेजर्टेड एरियाज में चले जाओ, चलो मेन शहरों से और पीछे भागो। इतना बुरा बुरा ट्रीटमेंट किया है उनके साथ। और जबरदस्ती जब उनको फोर्स किया गया तो लगभग 15,000 चिरोकी ट्राइब के लोग मारे भी गए बेचारे इधर उधर जाते जाते। और इसी टेरिबल जर्नी को ट्रेल ऑफ टीयर भी कहा जाता है। 15,000 लोग बेचारे बेमतलब के मारे गए, उनको फोर्सफुली माइग्रेट किया गया इधर से उधर। जस्टिफिकेशंस फॉर लैंड सीजर, हुआ क्या, अब ये यूरोपियन लोग बहुत तेज थे, ये हर चीज की जस्टिफिकेशन दे देते थे। सेटलर्स लोगों ने बोला कि नेटिव अमेरिकन लोग जो थे वो जमीन पे रहना डिजर्व नहीं करते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है जमीन को यूज कैसे करते हैं बिजनेस और फार्मिंग के लिए। देख रहे हो अब इनके आर्ग्यूमेंट्स। और उन्होंने बोला नेटिव अमेरिकन तो मार्केट के लिए कुछ प्रोड्यूस ही नहीं करते, ना उनको इंग्लिश सही से आती है, ना वो हमारे यूरोपियन स्टाइल में कपड़े पहनते हैं, तो उनको जमीन पे रहने का कोई हक नहीं है। और कुछ सेटलर्स ने तो यहाँ तक सजेस्ट कर दिया कि नेटिव अमेरिकन तो बहुत लेजी हैं और इससे बढ़िया है कि उनको मार दो। सोचो कितना टॉक्सिक मेंटेलिटी है इनके यूरोपियन लोगों के दिमाग में, क्या भरा हुआ है कचरा। इम्पैक्ट ऑन लैंड एंड वाइल्ड लाइफ, हुआ क्या, जो बड़े बड़े घास के मैदान थे उनको काट कर फार्मिंग के लिए जगहें बनाई यूरोपियंस ने। वाइल्ड बाइसन जो एक जानवर था which were very important for Native Americans were hunted until almost none were left। बाइसन्स को इतना हंट किया गया कि लगभग इतने बाइसन मार दिए, एक भी बाइसन नाम से जानवर नहीं बचा। सो दैट सेटलर्स कुड यूज द लैंड फॉर देयर फार्म्स, सारी जमीनों को उन्होंने अपनी फार्मिंग करने के लिए यूज किया यूरोपियन लोगों ने, सेटलर्स ने। अ फ्रेंच विजिटर क्लेम्ड दैट प्राइमेटिव मैन विल डिसअपियर विद द प्राइमेटिव एनिमल्स, यानी कि अमेरिका सजेस्टिंग दैट बोथ नेटिव अमेरिकन एंड वाइल्ड एनिमल्स वुड वैनिश। एक फ्रेंच विजिटर ने बोला ना तो यहाँ पे रहेंगे पुराने जानवर, ना यहाँ पे बचेंगे पुराने लोग, दोनों को मरवा दिया जाएगा।
ऐसा बोला गया। रिजर्वेशंस एंड रेलोकेशंस, अब आगे देखते हैं क्या हुआ। नेटिव अमेरिकन को एक जगहों पे भेजा गया जिसको रिजर्वेशन कहा गया। ऐसी जगहें जहां वो जानते ही नहीं थे कि एक नई जगह जहां पे वो कभी रहे नहीं है, उनका जीवन था जंगलों में रहने वाला, नदियों किनारे रहने वाला। अब इनको रेलोकेट करने की कोशिश की गई नई जगहों पर। इवन द लैंड्स दैट द गवर्नमेंट प्रोमिस्ड टू नेटिव अमेरिकन फॉरएवर वर टेकन अवे अगेन। कुछ जगहें जो बोला गया फॉरएवर आपकी होंगी, वो भी इससे छीनी गई ट्राइबल लोगों से। और जब भी मान लो उनकी कोई जगह है, उनको दी गई है कि आप फॉरएवर यहाँ पे रहो, और कल को पता चला वहां पे कोई ऑयल निकल रहा है, गैस निकल रही है, सो वो उनको वहां से भगा के और उन मिनरल्स को, उन रिसोर्सिस को वो यूज करेंगे। यूरोपियंस इतना बुरा करते थे इनके साथ। अलग अलग ट्राइब्स वर समटाइम्स फोर्स टू शेयर द सेम लैंड लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स। कई बार इतनी सारी ट्राइब्स को एक ही जमीन दे दी जाती थी, बोलो जाओ मिलकर रहो यहीं भेड़ बकरी की तरह। सोचो यार कितना बुरा हो रहा है, उन्हीं की जमीनों से उनको निकाल रहे हैं। सो नेटिव अमेरिकन ने भी इतना इजीली गिव अप तो नहीं किया, उन्होंने लड़ाई लड़ी। ठीक है, 1865 से 1890 के बीच यूएस आर्मी स्टॉप्ड मैनी नेटिव अमेरिकन अपराइजिंग्स। बहुत सारी नेटिव अमेरिकन अपराइजिंग्स हुई हैं जिसको यूएस आर्मी ने रोका। कनाडा के अंदर जो मेती लोग होते थे, पीपल विद बोथ नेटिव एंड यूरोपियन एंसेस्ट्री, फॉट सेवरल बैटल्स से 1869 और 1885 के बीच में भी बहुत लोग लड़े हैं, ट्राइबल लोग थे ये। इन लड़ाइयों के बाद नेटिव अमेरिकन ने लड़ना थोड़ा सा बंद कर दिया क्योंकि उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी और लॉस ज्यादा हो रहा था उनका, क्योंकि यूएस आर्मी के सामने तो वो नहीं लड़ सकते थे ना, कब तक लड़ते बेचारे मरते। द गोल्ड रश एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब मैं आपको बताता हूँ गोल्ड रश का मतलब क्या होता है। गोल्ड रश एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 1840s में गोल्ड डिस्कवर हुआ कैलिफोर्निया में, और यहां से एक रश हो गया। हजारों यूरोपियन लोग अमेरिका में आ गए ये सोचने कि ये जो इतना सोना निकल रहा है तो इतना सोना मैं भी रख लूं, इतना सोना मैं भी रख लूं। सोने की लालच में हर कोई भाग के आ गया। When many people started moving to North America, जब इतने लोग नॉर्थ अमेरिका में आ गए तो बहुत सारी रेलवे लाइन भी बिछा दी उन्होंने, ताकि फटाफट फटाफट पहुंचेंगे, सामान उठाएंगे और भागेंगे। बहुत सारा रेलवे का काम चाइनीज वर्कर्स से करवाया इन लोगों ने। चाइनीज लोग थे जो यहाँ रेलवे लाइन वगैरह बिछा रहे थे। हुआ क्या, इंडस्ट्रियां बनाई यूरोप के अंदर, फैक्ट्रियां ग्रोथ कर रही थी बिकॉज फार्मर्स लॉस देयर लैंड एंड नीड जॉब्स। बट इन नॉर्थ अमेरिका इंडस्ट्रीज ग्रू मेनली टू बिल्ड रेलवेज एंड टू मेक मशीन्स फॉर बिग फार्म्स। भाई नॉर्थ अमेरिका के अंदर जितने भी फैक्ट्रियां बनाई गई ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई गई क्योंकि रेलवे के पार्ट्स बनाने थे और ज्यादा से ज्यादा मशीनें बनानी थी। इनका एक ही मकसद था, बस वहां नॉर्थ अमेरिका में सारा गोल्ड उठाना है। सो ये जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई, इससे क्या हुआ कि यूएसए का डेवलपमेंट हो गया इसी बीच में। एक आज यूएसए दुनिया की बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल पावर बन गई है 1890 के आगे आगे अगर आप जाओगे, ठीक है, जो पहले कुछ भी नहीं था यूएसए में। बड़े लेवल पे फार्मिंग, ह्यूज एरियाज ऑफ लैंड वर क्लियर्ड एंड डिवाइडेड इनटू फार्म्स। बहुत बड़े अच्छे खासे एरियाज को डिवाइड कर दिया गया, फार्म्स बना दिए गए, और नेटिव लोगों को और ज्यादा वहां से भगा दिया गया, पुशिंग आउट नेटिव हंटिंग ग्राउंड्स। ठीक है, द यूएसएज एक्सपेंशन फ्रॉम कोस्ट टू कोस्ट वॉज कंप्लीट। यूएसए का एक्सपेंशन लगभग कंप्लीट हो गया, और इसी से क्या हुआ, लीडिंग टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनीज इन हवाई एंड द फिलीपींस, मार्किंग इट्स राइज एज एन इंपीरियल पावर। धीरे धीरे क्या हुआ कि खुद की भी इसकी कुछ कॉलोनीज हुई हवाई में और फिलीपींस में, और यूएसए भी एक इंपीरियल पावर आगे चलकर बना। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स इन द यूएसए। अब यूएसए के अंदर मैं आपको बताऊंगा कुछ राइट्स वगैरह जब लोगों को दिए जा रहे थे तो उसमें कौन कौन से राइट्स इंक्लूडेड थे। यूएसए मानता है कि फ्रीडम और इंडिपेंडेंस लोगों को मिलनी चाहिए, ठीक है, स्पेशली आफ्टर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम यूरोपियन किंग्स, क्योंकि जब ये अलग बना यूएसए एक, तो इनका मानना था कि हाँ भाई फ्रीडम मिलनी चाहिए लोगों को। सो जब इनका कॉन्स्टिट्यूशन बना, सो लोगों को राइट्स दिए गए अपनी प्रॉपर्टी रखने के, और गवर्नमेंट उससे बिल्कुल भी वो राइट नहीं छीन सकती किसी से, वो प्रॉपर्टी का राइट रहेगा जो भी वहां पे है यूएसए का सिटीजन। इसके अलावा जब राइट्स दिए जा रहे थे तो कुछ लोगों को एक्सक्लूड किया गया, सिर्फ और सिर्फ जो वहां के गोरे लोग थे उनको ये राइट्स दिए जा रहे थे। जो नेटिव अमेरिकन थे और जो माइनॉरिटी में लोग थे या जो ब्लैक्स थे, उनके लिए कोई राइट नहीं था। सोचो स्टार्टिंग में राइट्स तो दिए जा रहे हैं पर सिर्फ और सिर्फ गोरे लोगों के लिए।
द विंड्स ऑफ चेंज फॉर नेटिव राइट्स। अब नेटिव राइट्स के लिए कुछ आवाजें उठी। 1928 में एक रिपोर्ट आती है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सेड दैट नेटिव अमेरिकन्स ऑन रिजर्वेशंस हैड वेरी बैड हेल्थ एंड पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज। जो जगहें नेटिव अमेरिकन्स को दी गई थी, जिसको हम रिजर्वेशंस कहते हैं, बताया गया कि एक रिपोर्ट में वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनकी हेल्थ बहुत खराब हो रही है, उनकी एजुकेशन का लेवल कुछ भी नहीं है, बहुत बेकार है। सो लोगों को बहुत बुरा लगने लगा नेटिव अमेरिकन्स के लिए। सो 1934 में इंडियन रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट यूएसए के अंदर पास हुआ और इससे नेटिव अमेरिकन्स को बोला गया कि आप भी जमीन खरीद सकते हो और आप भी लोन ले सकते हो। उनको एक तो राइट मिला कम से कम जमीन खरीदने का और लोन लेने का। 1950s और 1960s में यूएसए और कनाडा थॉट अबाउट एंडिंग द स्पेशल राइट्स गिवन टू नेटिव अमेरिकन्स। ये जो स्पेशल राइट्स दिए जा रहे थे इनको खत्म करने की बात आई। दे वांटेड नेटिव अमेरिकन्स टू लिव लाइक यूरोपियंस एंड फॉलो देयर कल्चर। ये लोग पता है क्या चाहते थे यूएसए कनाडा वाले, कि स्पेशल ना समझकर इन नेटिव लोगों को अपनी तरह बनाएं, अपने कल्चर में ढालें। सो नेटिव अमेरिकन्स इस चीज को लेकर एग्री नहीं थे, अपना ट्रेडिशन वो छोड़ना नहीं चाहते थे। सो 1954 they made the declaration of Indian rights and they said they would accept US citizenship only if their land and traditions were kept safe। उन्होंने एक डेक्लेरेशन निकाला कि हम तभी यूएसए के सिटीजन्स रहेंगे जब हमें हमारी जमीनें और हमारे कल्चर को सुरक्षा दी जाएगी, अदरवाइज हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। हुआ क्या, आज नेटिव लोग हैं यूएसए के और कनाडा के, उनको अपने कल्चरल राइट्स मिले हैं। कनाडा के अंदर दे ऑल्सो रीगेन राइट्स टू मैनी ऑफ देयर सेक्रेड लैंड्स। बहुत जगहों पर उनको राइट्स कनाडा में भी मिले हैं और यूएसए में भी अब जाकर मिले हैं। इवन दो देयर आर वेरी फ्यूवर नेटिव अमेरिकन्स टुडे देन इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में बहुत ज्यादा नेटिव अमेरिकन्स होते थे, आज बहुत कम बचे हैं। दे हैव बीन एबल टू सेव मैनी पार्ट्स ऑफ देयर कल्चर दैट देयर एंसेस्टर्स वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट। जो उनके पूर्वज नहीं बचा पाए, आज कुछ लोगों ने तो अपनी जमीनें बचाई हैं, अपने कल्चर को बचाया है। आज कुछ इस तरीके से वो लोग रहते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ दिखते हैं। अब मैं आपको ऑस्ट्रेलिया की कहानी बताऊंगा। बहुत अमेरिका के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का क्या मकसद है। देखो भाई, अराइवल ऑफ एबोरिजिन्स। जो ऑस्ट्रेलिया के नेटिव्स हैं उनको एबोरिजिन्स कहा जाता है, जो वहां के रहने वाले लोग हैं। और ये लोग ऑस्ट्रेलिया में 40,000 साल पहले आए थे, एबोरिजिन्स। और मोस्ट लाइकली दे वॉक्ड अक्रॉस द लैंड ब्रिज फ्रॉम न्यू गुनिया टू रीच ऑस्ट्रेलिया। न्यू गुनिया नाम की एक जगह है, वहां से जमीन के रास्ते ये अबोरिजिन्स लोग ऑस्ट्रेलिया के अंदर आए थे, जो वहां के नेटिव्स हैं। अबोरिजिन्स लोग मानते हैं कि वो हमेशा से ही ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं शुरू से, एंड उनका एक आइडिया है जिसको ड्रीम टाइम कहते हैं वो, यानी कि विच मिक्सेस द पास्ट एंड द प्रेजेंट एंड एक्सप्लेन्स हाउ द वर्ल्ड, पीपल एंड नेचर वर क्रिएटेड। वो सारी चीजों को अपने साथ जोड़ते हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, ये नेचर कैसे बना, ये लोग कैसे आए। वो अपनी एक कहानियां बनाकर बैठे हैं अलग से। जैसे कि बाय द लेट 1700s ऑस्ट्रेलिया हैड 350 to 750 नेटिव ग्रुप्स एंड ईच ग्रुप हैड इट्स ओन लैंग्वेज। अब ऑस्ट्रेलिया में 350 से लेकर 750 अलग अलग नेटिव ग्रुप्स रहते हैं, सबकी अपनी अलग लैंग्वेज है, सबका अपना अलग कल्चर है। और आज की डेट में भी 200 आउट ऑफ दीज नेटिव लैंग्वेजेस आर स्टिल स्पोकन। मतलब आज भी लगभग 200 लैंग्वेजेस तो वहां पे वो लोग बोलते हैं, इंडिजीनियस लोग वहां के। एक और ग्रुप है जिनको हम टॉर्स कहते हैं, द टॉर्स स्ट्रेट आइलैंडर्स। ये लोग ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में रहने वाले लोग हैं। ये एबोरिजिन लोगों से थोड़े अलग हैं एंड हैव देयर ओन यूनिक कल्चर। इनका भी अपना एक यूनिक कल्चर है, इनका भी अपना एक अलग ट्रेडिशन है जो बिल्कुल यूनिक है। अब ये लोग रहते कहाँ हैं? ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया का जो एरिया है वो डेजर्टेड एरिया है मिडल में। अगर मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया में ना डेजर्ट ज्यादा है, ज्यादातर जो सिटीज हैं बड़ी बड़ी वो कोस्टल एरियाज में है, ऑस्ट्रेलिया के किनारे, समुद्र किनारे। तो यहीं पे ज्यादातर लोग रहते हैं जहां ब्रिटिशर सबसे पहले आए थे। यूरोपियन सेटलमेंट एंड इट्स इफेक्ट ऑन नेटिव्स। अब देखते हैं यूरोपियंस कैसे आए, पहला कांटेक्ट कैसे हुआ। सो ब्रिटिशर्स आए थे, जैसे कैप्टन कुक हैं, सबसे पहले वो यहाँ के नेटिव ऑस्ट्रेलियन से मिलते हैं तो उनको लगता है ये लोग बहुत फ्रेंडली हैं। कैप्टन कुक हु वाज फ्रॉम ब्रिटेन, वो यहाँ पे आते हैं
और नेटिव लोगों से मिलते हैं। कैप्टन कुक को एक हवाई के अंदर रहने वाले नेटिव, ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं था, अमेरिका साइड है, इनको कैप्टन कुक को मार दिया गया। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश सेटलर्स यूज दिस इवेंट एज एन एक्सक्यूज टू ट्रीट इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस हार्शली एंड यूज वायलेंस अगेंस्ट देम। एक सीन हुआ था कि इनके कैप्टन कुक को मार दिया गया, एक नेटिव ने मारा था जो कि ऑस्ट्रेलिया के बाहर का था कहीं का, और उसी को एक एक्सक्यूज बनाकर इन यूरोपियंस ने क्या किया कि इन लोगों को भी गरीब मतलब गलत तरीके से ट्रीट किया कि भाई ये तो हैं ही जानवर। डिक्लाइन ऑफ इंडिजीनियस पॉपुलेशन, 1800 से 1900 के बीच ऑलमोस्ट 90% जो इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियंस थे उनकी डेथ हो गई, क्योंकि नई नई बीमारियां आ गई। यूरोपियन लोग अपने साथ बीमारियां ले आए बहुत सारी, क्योंकि उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी थी नहीं यार, वो लोग तो एकदम हेल्दी थे। अब बाहर से आप बीमार लोग पकड़ के उनके बीच लाओगे तो वो तो बेचारे बीमार पड़ेंगे। उनकी जमीनें चली गई, ठीक है, जहां से उनको खाना और शेल्टर मिल रहा था वो सब चला गया। लगातार इनकी लड़ाइयां हुई सेटलर्स के साथ जमीनों को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर। तो मान के चलो 90% तो लोग मर ही गए जो बेचारे यहाँ के इंडिजीनियस लोग थे। फिर क्या हुआ, ब्रिटेन यूज ऑस्ट्रेलिया एज अ प्लेस टू सेंड प्रिजनर्स फ्रॉम इंग्लैंड। देखो भाई, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन ने क्या करा, एक कैदियों को रखने की जगह बना दी, और यहाँ पे प्रिजनर्स लोग आते थे सारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हुआ क्या था, जब उनकी जेल का टाइम खत्म होता था तो ये कैदी क्या करते थे, ऑस्ट्रेलिया में खुले सांड की तरह घूमते थे। द ओनली रूल वॉज दैट दे कुड नॉट रिटर्न टू ब्रिटेन। अब वो वापस ब्रिटेन नहीं जाते थे, अब वो वहीं ऑस्ट्रेलिया में घूमते रहते थे, जो जितने क्रिमिनल हुए हैं। टू सर्वाइव द सेटलर्स टुक ओवर द लैंड ऑफ इंडिजीनियस पीपल। अब ये सेटलर लोगों ने धीरे धीरे इंडिजीनियस लोगों की ही जमीनें हड़पना शुरू कर दी, उनको फोर्स किया अपने घर छोड़ो और अपनी टेरिटरीज को छोड़ो और यहां से निकल जाओ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब मैं आपको बताऊं ऑस्ट्रेलिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया एक बहुत बड़ा देश है, अच्छा खासा डेवलपमेंट वहां पे हो रखा है। ऑस्ट्रेलिया की इकोनॉमी बड़ी है क्योंकि शिप फार्मिंग, माइनिंग होती है वहां पे, जॉब्स हैं लोगों के पास, और वाइन यार्ड है, वीट के खेत हैं, यानी कि वहां पे गेहूं वगैरह उगाया जाता है, जिससे कि वहां कुछ पैसा बन पाता है। 1911 में ऑल द स्टेट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया केम टुगेदर टू फॉर्म वन नेशन। सारे जो ऑस्ट्रेलिया टुकड़ों में अलग अलग बटा हुआ था वो एक ऑस्ट्रेलिया बना पूरा, और इनकी कैपिटल बनाई गई कैनबरा, जो कि एक नेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है मीटिंग प्लेस। तो इसकी जो कैपिटल कैनबरा है वो भी एक नेटिव वर्ड है, नेटिव लोगों के लैंग्वेज से ही निकला गया एक वर्ड है जो कि ऐसी दिखती है। और कुछ इंडिजीनियस ऑस्ट्रेलियन से जिनको फोर्स किया गया खेतों पे काम करो, बहुत ही ज्यादा हार्श कंडीशंस में, और उनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया गया जैसे कि वो स्लेव्स हों। चाइनीज इमिग्रेंट्स भी वहां पे काम करते थे बहुत सस्ते दिहाड़ी में, बट ओवर द टाइम बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस जो थे बिकेम वरीड अबाउट टू मैनी नॉन वाइट पीपल लिविंग इन द कंट्री। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया में क्या हुआ कि नॉन वाइट जो लोग थे वो अब यहाँ पे रहने लगे ऑस्ट्रेलिया में आके। अब ये भी एक दिक्कत का मैटर है, कैसे मैं आपको आगे बताता हूं। हुआ क्या, दिस फियर लेड टू द वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी। इनको लगा इतने ज्यादा नॉन वाइट लोग रहेंगे तो ये भी एक हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो एक वाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी आई, एक ऐसा कानून जो कि रोकता है नॉन वाइट लोगों को ऑस्ट्रेलिया में आके इमिग्रेट करने से, और इस पॉलिसी को फिर 1974 में एंड कर दिया गया। ये भी गलत है, वाइट और नॉन वाइट करना गलत है। द विंड ऑफ चेंज, यहां पर भी बदलाव हुआ, कैसे, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस। 1968 में एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था WEH स्टेनर। इन्होंने एक बहुत फेमस लेक्चर दिया था जिसको द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन साइलेंस के नाम से जाना जाता है। एक लेक्चर था, उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलिया की जो हिस्ट्री है उसको इग्नोर किया गया है, जो अबोरिजिन्स लोग हैं उनको हम इग्नोर कर रहे हैं। 1970s के आगे से ऑस्ट्रेलिया ने क्या करा, इंडिजिनियस लोगों को, इंडिजिनियस पीपल नॉट एज क्यूरोसिटीज बट एज कम्युनिटीज विद देयर ओन कल्चर। ये नहीं है कि बस वो क्यूरोसिटी आप उसको जानो, नो, आप उनको पढ़ो, उनका खुद का कल्चर है, उनकी नॉलेज है, और नेचर से वो कितने लोग जुड़े हुए हैं ये लोगों को बताना शुरू किया गया इनके बारे में। फिर क्या हुआ, लोगों ने एफर्ट्स किए, समझा कि इंडिजिनियस लोगों का एक कल्चर है अपना, उनकी कहानियां हैं, उनका आर्ट है, उनका भी अपना एक जीने का तरीका है, लोगों ने इसमें इंटरेस्ट लिया। और एक हिस्टोरियन है हेनरी रेनोल्ड्स,
उन्होंने एक इंपॉर्टेंट किताब लिखी है वाई वर नॉट वी टोल्ड। इसमें वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से दिखाया गया है। कैप्टन कुक के आने के बाद से ही ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री बनाई गई है, बट ऐसा नहीं है। उनके आने से पहले जो नेटिव लोग यहाँ के रहते थे उनकी हिस्ट्री कहाँ है। हुआ क्या, यूनिवर्सिटीज के अंदर फिर धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स बनाए गए इंडिजीनियस लोगों के कल्चर को पढ़ने के लिए, है ना। कुछ एफर्ट्स, कुछ स्टेप्स लिए गए, आर्ट गैलरी बनाई गई, म्यूजियम्स बनाए गए। उनका आर्ट, उनका ट्रेडिशन और उनकी हिस्ट्री को बताने के लिए लोग जाते हैं, लोग म्यूजियम्स में देखने। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस राइट एंड पास्ट इनजस्टिस। हुआ क्या, 1970s में ह्यूमन राइट्स एक बहुत बड़ा इशू बन गया था इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि यूएनओ के अंदर ह्यूमन राइट्स की बात बहुत ज्यादा की जाती है, यूनाइटेड नेशंस में। सो ऑस्ट्रेलियंस ने नोटिस किया दैट अनलाइक द यूएसए, कनाडा एंड न्यूजीलैंड, देयर कंट्री हैड नेवर मेड एनी ट्रीटी विद इंडिजिनियस पीपल टू रिकॉग्नाइज देयर लैंड राइट्स। कभी भी ऑस्ट्रेलिया में वहां पर इन लोगों के साथ कोई ट्रीटी नहीं की गई है। मैंने आपको बताया था यूएसए, कनाडा वगैरह में ट्रीटीज हो रही थी ना, गलत तरीके से धोखाधड़ी वाली। ऐसा यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ था। ऑस्ट्रेलिया जो गवर्नमेंट है हैड ऑलवेज ट्रीटेड द लैंड एज टेरा न्यूलियस। इनकी जमीन को हमेशा से टेरा न्यूलियस की कैटेगरी में रखा गया, यानी कि ये जमीन किसी की नहीं है, ना तो हमारी ना तो आपकी। सो इससे क्या हुआ, दिस आइडिया इग्नोर्ड द फैक्ट दैट इंडिजीनियस पीपल हैड लिव्ड देयर फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स एंड हैड स्ट्रॉन्ग क्लेम्स टू द लैंड। एक चीज यहाँ पे गलत हुई, अगर आप किसी जमीन को टेरा न्यूलियस कह रहे हो तो इसका मतलब जो ये लोग रह रहे हैं इतने हजारों सालों से, इनके फोर फादर्स रह रहे हैं, क्या ये इनका कनेक्शन नहीं है इस जमीन से? वो जमीन इन्हीं की है भाई। लोगों को समझ आने लगा कि इंडिजीनियस जो ऑस्ट्रेलियन है उनका एक बहुत ही पवित्र कनेक्शन है इस जमीन से, और इस कनेक्शन की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक पब्लिक अपॉलॉजी दी कि जो हमारी तरफ से नुकसान पहुंचा है, ठीक है, बाय टेकिंग मिक्स्ड हेरिटेज चिल्ड्रन अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज एंड इंडिजिनियस कम्युनिटीज, दिस सेपरेशन हर्ट मैनी चिल्ड्रन एंड फैमिलीज। बहुत सारे बच्चे भी छड़ गए अपनी फैमिलीज से। जो भी नुकसान हुआ है ऑस्ट्रेलिया के इंडिजिनियस लोगों का, उसके लिए सरकार ने खुद माफी मांगी है। और इसी के साथ ये इंडिजीनियस लोगों वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको इनका दर्द समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक जरूर लिखना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।